साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो मेरे से जूनियर था, है ना, हम साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे। वो आया था बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बैकग्राउंड वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने साथ में प्रिपरेशन किया, तो उसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो जब वो इंटरव्यू दिया तो उससे पूछा कि भाई तुमने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है ना, बीटेक करा, बीटेक है ना आर्किटेक्चर, तो बताओ फिर रेड फोर्ट जो है, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, तो रेड फोर्ट का आर्किटेक्चर स्टाइल बताओ, ठीक है। अब पूछा कि भाई रेड फोर्ट कभी गए हो कि नहीं, है ना, रेड फोर्ट को किसने कंस्ट्रक्ट किया है। सोचो वो हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, आर्किटेक्ट का स्टूडेंट रहा है, और वो एक भी आंसर इसमें नहीं दे पाया रेड फोर्ट रिलेटेड उससे क्वेश्चन, और उसको 195 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 300, उस टाइम 300 का होता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर गलत दिया तो उसको नहीं आता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप, है ना, सारे आंसर गलत दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि आप, है ना, वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक सिली, है ना, फैक्ट्स पूछा और आप नहीं दे पाए आंसर, तो उससे हम आपको डायग्नोस कर लेंगे कि आपको कुछ, ये एक सिली फैक्ट था हमारे लिए, आप सबके लिए, कि इतने टाइम से हम फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस देख रहे हैं, हमारे राइट्स को हम देख रहे हैं, और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो प्रोविजन है वही नहीं पता, वो ये, है ना, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 13, है ना, वो एक तरह से देखो तो प्रोटेक्ट करता है ना, कि आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, हमारे राइट्स को, ठीक है, सीज नहीं कर सकता, हमारे फंडामेंटल रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उसको वो वायलेट नहीं कर सकता। अगर लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी इसका अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनाता है तो वो लॉ नल हो जाएगा, वो लॉ नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13, है ना, क्या कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और आर्टिकल 32, ठीक, वो क्या कर रहा है कि वो हमारे राइट्स को अगर किसी ने वायलेट किया तो वो हमें वापस, मतलब जस्टिसेबल बनाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल थ्रू आर्टिकल 32, और फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी प्रोवाइड किया, किसके थ्रू, आर्टिकल 13, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 13 हमें, है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे राइट्स को। तो क्या पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। आर्टिकल 32 कह रहा है कि 13 कह रहा है नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही आप देखो कि आर्टिकल 368 ये क्या कह रहा है, अमेंडमेंट प्रोविजन इसमें है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजन, एनी पार्ट, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कोई भी अमेंड कर सकता है, ये पावर पार्लियामेंट को दे रखा है, किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आर्टिकल 13 क्या कह रहा है ना, कि पार्लियामेंट और स्टेट, है ना, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। मतलब आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, और आर्टिकल 368 क्या कर रहा है, पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड कर कि वो वायलेट कर सकता है आर्टिकल 13 को। नहीं, आर्टिकल 13 पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को नहीं वायलेट करने का पावर दे रहा है 13 को, सही है ना, है? वही तो मैं बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग है ना भाई। आर्टिकल 13 कह रहा है कि नहीं, आप ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कर सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर, नहीं, अगर ऐसा किया तो वो नल एंड वाइड हो जाए। और आर्टिकल 368 क्या पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सकता है एनी प्रोविजन, एनी प्रोविजन मींस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, वो भी तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना। तो इसी पावर के थ्रू पार्लियामेंट ने वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, आफ्टर इनेक्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही, है ना, आर्टिकल 13 का वायलेशन किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं, या 1951 क्या किया था, आर्टिकल 31 में कुछ और आर्टिकल इंसर्ट किया था, ठीक है। एक नया शेड्यूल नहीं इंट्रोड्यूस किया था इसी के थ्रू, शेड्यूल नंबर 9, आर्टिकल 31A इसी एक्ट अमेंडमेंट में इंसर्ट किया था, आर्टिकल 31B इसी अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया था। और ये दोनों प्रोविजन आर्टिकल 31 का वायलेशन था, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन था। मतलब आर्टिकल 31A एंड 31B ये एक्सेप्शंस था,
मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस था। किस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है? आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो प्रोविजन है किस कंटेक्स्ट में लाया था? देखो समझो इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, उस टाइम का कंडीशन समझो। इस टाइम हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में था, ठीक है। इस टाइम हमारे नेशन में देखो तो जो मेन एसेट्स था वो एग्रीकल्चर एंड लैंड, यही हमारा मेन एसेट्स था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री वगैरह था नहीं हमारे पास, ठीक है। मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत ही हम डिप्राइव्ड थे, बहुत ही बेकार कंडीशन था हमारा। तो उस टाइम क्या करेगा? जो हमारा मेन एसेट्स क्या है? एग्रीकल्चर एंड लैंड। तो उसको क्या करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करेगा और फिर उस एसेट्स का बेनिफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों को, नहीं तभी हमारा सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आएगा। और आर्टिकल 31 क्या कह रहा है? वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है गवर्नमेंट की इंटेंशन को, गवर्नमेंट का जो एम है। समझो इसको कि इस टाइम हमारे पास किसी भी तरह का एसेट्स नहीं था एक्सेप्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर, यही मेन सोर्स था हमारे इकोनॉमी का, और इसी के थ्रू हम सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, अपलिफ्ट कर सकते। लेकिन आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी ये बैरियर बन गया था, क्योंकि इस टाइम आप जानते हो कि हमारे यहाँ क्या था? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स था, ठीक है? ज्यादातर लैंड किसके पास था? लैंडलॉर्ड्स के पास था। मतलब कुछ लोगों की मोनोपोली थी एसेट्स पर, मेन जो एसेट्स था इस टाइम उसमें कुछ ही लोगों का कैप्चर ऑनरशिप था, तो फिर सारा बेनिफिट तो वो कुछ लोग ले रहा है। जबकि इस टाइम क्या था कि बहुत सारे लोगों को नहीं वेलफेयर के लिए, फैसिलिटी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, और वो रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास है। तो क्या करेंगे कि भाई उनसे लैंड लेंगे, ठीक है, और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा हमारा। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 में अमेंड किया और इसमें इंसर्ट कर दिया 31A एंड 31B, ठीक है, और एक नया शेड्यूल भी, इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक नया शेड्यूल भी ऐड कर दिया। अब जानते हो शेड्यूल 9 में क्या है? इसमें ऐसे लॉज है ना, इसको इसलिए क्रिएट किया कि इसमें ऐसे लॉज को हम इंसर्ट करेंगे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, दैट मींस जुडिशरी उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। तो ऐसा प्रोविजन लाओ कि उसको वो रिव्यू ही नहीं कर पाएगा, और रिव्यू नहीं करेगा तो फिर इनवैलिड कैसे करेगा? तो इसी कंटेक्स्ट में ये शेड्यूल नंबर 9 आया, ठीक है। तो मतलब 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी उसका वायलेशन हो गया, है ना? 31 का वायलेशन हुआ ना जी, ये एक्सेप्शन है 31 का, ये एक्सेप्शन है 31 का। और इसमें क्या करा कि ऐसे लॉज का फॉर्मेशन करा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको इसमें इंसर्ट करने का प्रोविजन किया। और इसमें जो लॉज होगा, नहीं शेड्यूल 9 में जो भी लॉज होगा उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट मींस आर्टिकल 13 का वायलेशन हो गया, 31 राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन, आर्टिकल 13 का वायलेशन कर रहा है ये। इसका मतलब पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, मतलब आर्टिकल 368 को फ्रीली क्या ऐसा कर सकता है? इसी कॉन्टेक्स्ट में केसेस आया, फंडामेंटल राइट रिलेटेड केस, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आर्टिकल 31A क्या है। आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज, सेविंग ऑफ लॉज, acquisition of estate, acquisition of estate, etc. एस्टेट संपत्ति, ठीक है, संपत्ति के एक्वाइजिशन रिलेटेड लॉज को सेव करने की, ये आर्टिकल 31A में प्रोविजन, ठीक है। और 31B, इसमें क्या प्रोविजन लाया? validation of certain acts, validation of certain acts है ना, and registrations validation of certain acts and registrations, कि भाई कुछ ऐसे लॉज बनाएंगे जिसको हम सेव कर सकते हैं। किस रिलेटेड लॉज? एक्वाइजिशन ऑफ स्टेट, मतलब वो जो लैंड ऑनर्स हैं, जो जमींदार है,
उनके लैंड को एक्वायर करेंगे, ठीक है, लीगली एक्वायर करेंगे। लीगली एक्वायर का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट रेट है उस टाइम, वो मार्केट रेट्स में हम उससे परचेज कर लेंगे, ठीक है, वो हम ले लेंगे उससे, ठीक है। और ऐसे एक्ट्स को की वैलिडेशन होगी, है ना, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, ये इंसर्ट किया। मतलब ये सारे वही आर्टिकल 31 को वायलेशन के अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट में 31 के, और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, शेड्यूल 9 ऐड कर दिया, है ना? तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ये हुआ था, वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट। तो इस टाइम क्या किया, जमींदारों से ना, जमींदारी मतलब इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने, इसी प्रोविजन, इसी अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने जमींदारी लैंडलॉर्ड एबोलिशन एक्ट लाया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया था, और जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक, कि अब कोई जमींदार नहीं होगा। और इसमें सीलिंग डिसाइड किया, है ना, कि कितने लैंड आप कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कितने लैंड का ऑनर बन सकता है, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल्स था, ठीक है, कि इंडिविजुअल पर्सन कितने एरिया का, कितने बड़े लैंड का ऑनर बन सकता है। तो उसमें ये प्रोविजन क्या है कि मैक्सिमम 500 बीघा, है ना, का मालिक कोई एक ऑनर बन सकता है, कोई सिंगल ऑनर, है ना, सिंगल पर्सन बन सकता है, ठीक है। मतलब लाया तो था बहुत अच्छे इंटेंशन से ये एक्ट, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन गलत हो गया कि भाई इसमें था कि भाई कोई एक, जैसे कोई जमींदार है जिनके पास इन्फिनाइट लैंड था, 500, 1000, 10,000 बीघा जमीन था, पूरे गांव का जमींदार होता था, तो अब वो लेना है क्योंकि वही मेन एसेट्स है हमारा, और उसी के थ्रू हम जो डिप्राइव्ड क्लास है उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और फिर इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी। तो ये प्रोविजन लाया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन देखो कितना गलत था कि कोई भी लैंड, मतलब लैंड ऑनर मैक्सिमम 500 बीघा का ऑनर बन सकता, ठीक है। अगर इसमें सिंगल पर्सन की जगह अगर यहाँ फैमिली कर देता ना, तो ये बहुत अच्छा इसका एग्जीक्यूशन होता, लेकिन ये क्या किया, सिंगल पर्सन। तो वो क्या किया, जो जमींदार था उसने क्या किया, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी सबको 500 बीघा के ऊपर जितने भी लैंड था सब दे दिया। तो मतलब एक्चुअल में देखो तो वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तभी आज भी देखोगे तो बहुत सारे फैमिली के पास बहुत सारे लैंड है, ठीक है। तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया था। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, इंटेंशन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा था, लेकिन आर्टिकल 31 का जो वायलेशन हुआ वो क्या, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। और जमींदारी एबोलिशन एक्ट में क्या था कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, एक सीलिंग डिसाइड कर दिया था, नहीं, एक लिमिटेशन, लैंड सीलिंग लाया था, है ना, भूमि हदबंदी कानून, लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्शन करेगा नहीं कि भाई हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 13 का वायलेशन है। तो आर्टिकल 13 के थ्रू क्या होगा, अब रिव्यू होगा, नहीं, इस सारे एक्ट का रिव्यू होगा। तो किसी ने केस कर दिया कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो फाइनली जुडिशरी ने डिसीजन दिया, है ना। तो मतलब कि क्या फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस अमेंडेबल है, पार्लियामेंट कैन अमेंड। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट जो वर्डिक्ट आया था, फर्स्ट जो केस था, वो केस कौन सा था, उससे पहले ये 9th शेड्यूल देख लो, है ना, ये जो 9th शेड्यूल बताया मैंने आपको, 9th शेड्यूल, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन किया कि ऐसे लॉज बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, और उसको वैलिडिटी कैसे मिलेगी कि इस बॉक्स में डाल देंगे, 9th शेड्यूल में डाल देंगे, तो उसको फिर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लॉज, अच्छे लॉज, स्टार्टिंग में तो अच्छे लॉज इसमें इंसर्ट किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका मिसयूज होने लगा इस 9th शेड्यूल का, और कुछ ऐसे लॉज भी इसमें इंसर्ट करने लगा जिसका कोई नेशनल इंटरेस्ट और कोई, है ना, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं। फिर ग्रेजुअली बहुत सारे लॉज, और धीरे धीरे आज इसमें देखो इतने सारे लॉज हैं 9th शेड्यूल के अंदर। आज देखोगे तो 282 लॉज है, मतलब कि एक सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड कर रहा था, नहीं, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और ये क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तभी तो इसमें डाला है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बन गया और एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। तो इस पर भी अभी रिसेंटली एक आया था, रिसेंटली क्या, ईयर 2007, है ना, 2007, नेम ऑफ केस क्या था, कोलेहो केस, ये ध्यान रखना है, कोलेहो केस, यह 2007 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था कि भाई ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो गोल है, उसका जो पर्पस है वो तो खत्म हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल एक कॉन्स्टिट्यूशन आप क्रिएट कर रहे हो 9th शेड्यूल के बिहाफ में, तो ये गलत है। तो अब हम इसका भी रिव्यू करेंगे, और रिव्यू कब से करेंगे, किस डेट से, तो 24 अप्रैल 1973
ऑनवर्ड्स, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज इस 9 शेड्यूल्स में है ना इंसर्टेड किए हो, उन सारे लॉज को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, ठीक है। और ये डेट क्यों, ये डेट स्पेसिफिक, ये डेट क्यों रखा? क्योंकि इसी डेट से हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो एग्जीक्यूट हुआ था। इसी दिन वो केशवानंद भारती केस आया था, 24 अप्रैल 1970, ठीक है। और इसी दिन हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बर्थ भी हुआ था, इस याद रख लेना आप। सचिन तेंदुलकर का बर्थ ईयर यही है, बर्थ ईयर और बर्थडे। तो कोलेहो केस में ये वर्डिक्ट आया कि भाई अब 9 शेड्यूल के अंदर जो भी प्रोविजंस इंसर्टेड हुआ है सिंस 24 अप्रैल 1973, वो उन सारे लॉज को हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे। और यही रीजन था कि ईयर 2007 ऑनवर्ड्स इसका मिसयूज होना बंद हो गया, मतलब इसमें नए लॉज इंसर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो जेन्युइन लॉज था, वो रीजनेबल लॉज था, वो फेयर लॉज, ठीक है। तो हाँ, हम लोग यहाँ थे अभी, है ना, कि 1951 में ये प्रोविजन कर दिया, मतलब 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, भले इंटेंशन बहुत अच्छा था, हाँ इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन आर्टिकल 13 का वायलेशन हुआ है, तो लोग डर गए कि भाई अभी तो चलो अच्छे इंटेंशन से आपने हमारे राइट्स का वायलेशन किया है, कल हो सकता है और भी जो हमारे दूसरे राइट्स है उसका भी वायलेट करोगे आप, उसके अगेंस्ट में भी इस तरह के लॉज लाओगे। तो केस आया एक, है ना, तो इस केस में क्या डिसीजन आया, है ना, जो फर्स्ट केस आया था इससे रिलेटेड, शंकरी प्रसाद है ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1950 क्या 1, है ना, 1951, ठीक है। मतलब ये केस क्यों आया, क्योंकि वो जो अमेंड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट, उसको चैलेंज किया, हाँ उसको बेसिकली चैलेंज किया था, उसी कंटेक्स्ट में ये केस आया, है ना। मतलब ये एक्चुअली में इसका ये एरोज कैसे हुआ, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो 31A इंसर्ट किया, 31B जो इंसर्ट किया था, उसी को चैलेंज किया था, ठीक है। अब इसमें डिसीजन क्या आया शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया में, तो इसमें ये आया, डिसीजन क्या था, पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड, है ना, पार्लियामेंट कैन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन अमेंड, है ना, एंड मॉडिफाई एनी पार्ट, है ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, मतलब पार्लियामेंट को अप्रूवल मिल गया, ठीक है। अब जुडिशरी ने ये जो डिसीजन दिया किस कंटेक्स्ट में दिया, वही आर्टिकल 368 की, क्योंकि 368 में यही प्रोविजन है, तो उसी को वो जस्टिफाई, मतलब पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, ठीक है। तो इससे हम सब में एक फियर आया कि भाई ऐसे तो फिर तो ये फंडामेंटल राइट एक्चुअली में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है, तो गवर्नमेंट तो इसको टाइम टू टाइम हमारे राइट्स को ये सीज कर लेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब क्या करें, तो कुछ नहीं कर सकते, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट केस आया, और उस केस ने इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, रिवर्स कर दिया। वो केस था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस
स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना। यार दूसरे पेज में 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो ये केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, इसमें क्या हुआ, मैंने बताया इसमें क्या किया कि जो शंकरी प्रसाद में जो वर्डिक्ट आया था उसको खारिज कर दिया, ओवर उसको रिवर्स कर दिया। नहीं, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता अमेंड? फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो इन दिस जजमेंट, है ना, रिवर्स द अर्लियर स्टैंड, ना, और शंकरी प्रसाद के, इसने रिवर्स कर दिया और शंकरी प्रसाद। और इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, जो वर्डिक्ट दिया, है ना, कहा कि भाई सब बढ़िया है लेकिन फंडामेंटल रिलेटेड, है ना, के बारे में उसने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट, है ना, जो फंडामेंटल राइट है उसको ट्रांसेंडेंटल, है ना, पोजीशन दिया। एंड उसको क्या बोलते हैं वो, इम्यूटेबल पोजीशन, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन, इम्यूटेबल पोजीशन। इम्यूटेबल पोजीशन मींस चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, स्टैटिक। मतलब फंडामेंटल राइट जो है ट्रांसेंडेंटल, मतलब अबव ऑल प्रोविजंस, अबव ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रोविजंस, मतलब फंडामेंटल राइट को सबसे ऊपर पोजीशन ना रैंक किया, ठीक है। ट्रांसेंडेंट मतलब बियॉन्ड, है ना, हम सबके ऊपर, है ना। नहीं, दो तरह का वर्ड है, एक रियल वर्ल्ड और एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इससे पर, इसके ऊपर जो है जो हम देख नहीं सकते वो ट्रांसेंडेंट, है ना, अतीन्द्रिय, मतलब जिसको हम अपने सेंसुअल ऑर्गन से देख नहीं सकते, बियॉन्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे ऊपर है और उसको वो इम्यूटेबल भी नहीं, इम्यूटेबल पोजीशन, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये कहा। दैट मीन्स पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस में वो अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब शंकरी प्रसाद वाले जो डिसीजन था उसको इसने उलट दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। और इसी केस में एक डॉक्ट्राइन भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, है ना। द कोर्ट आल्सो इंट्रोड्यूस अ डॉक्ट्राइन, है ना, द नेम ऑफ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव जस्ट अपोजिट टर्म से रेट्रोस्पेक्टिव का, रेट्रोस्पेक्टिव का अपोजिट वर्ड है। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने बताया था कि कोई पुराने प्रोविजन है, ठीक है, नए लॉ के थ्रू पुराने जो सिस्टम है उसमें भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं, जो जनरली हमारे यहाँ सिविल और टैक्स लॉ के कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूट होता है ना, वोडाफोन आइडिया वाला बताया था मैंने आपको। और उसका जस्ट अपोजिट है प्रोस्पेक्टिव, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब फंडामेंटल राइट रिलेटेड कोई भी प्रोविजन जो हम एंजॉय करते हैं उसमें कोई भी लॉ बनाकर आप उसको इरेज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी है, वो रहेगा हमेशा, ठीक है। मतलब इसने फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब जो प्रोविजन है आप नए लॉ के थ्रू उस प्रोविजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, ये कहा।
तो गोलकनाथ केस इसने हमारे फंडामेंटल राइट को वापस उसी पोजीशन में ला दिया जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब इसने आर्टिकल 13 को नहीं स्पेसिफिक स्पेशल अटेंशन दिया, जबकि शंकरी प्रसाद ने क्या किया था, आर्टिकल 368 को वेटेज दिया। हाँ? तो अब देखो पार्लियामेंट को क्या किया इसने, मतलब एक तरह से पार्लियामेंट को चैलेंज कर दिया जुडिशरी में, नहीं इस डिसीजन के थ्रू उसकी सोवर्निटी को चैलेंज किया। आर्टिकल 368 वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, भी हो गया एनी पार्ट मतलब। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं ला सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को सीज करता है। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो अमेंडमेंट के थ्रू, इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट वापस उसी पावर को एंजॉय करना चाहेगा ना जी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करेगा वो, वापस क्या अमेंडमेंट लाएगा, नहीं वापस अमेंडमेंट लाएगा। भाई जुडिशरी ने कहा कि भैया अब तो फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट में एक अमेंडमेंट लाया था। नेम ऑफ अमेंडमेंट, नंबर ऑफ अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, 24th अमेंडमेंट 1971। इस अमेंडमेंट में क्या किया उसने, आर्टिकल 13 इसके अंदर एक सब आर्टिकल इंसर्ट कर दिया 4, आर्टिकल 368 इसमें एक सब आर्टिकल इंसर्ट कर दिया। ठीक, और इन दोनों का पर्पस क्या था, इसमें प्रोविजन क्या किया, दोनों आर्टिकल में सेम प्रोविजन कर दिया, है ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का पर्पस यही, दोनों में यही सेम, दोनों का इंटेंशन सेम। 13(4) में भी यही कर दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, इसमें भी पार्लियामेंट कैन अमेंड, मतलब 13(4) में क्या कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है, किसके आप में, किस कंटेक्स्ट में, 368(3) में के थ्रू। और 368(3) में क्या किया कि पार्लियामेंट, है ना, 368(3) में क्या किया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 13 का वायलेशन कर सकता है थ्रू अमेंडमेंट। समझ में आया, दोनों ने दोनों को सेटिस्फाई किया। 13(4) इसमें क्या किया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है इससे रिलेटेड प्रोविजंस, और वो अमेंड किसके थ्रू होगा, 368(3) के थ्रू। ठीक है, और 368(3) में क्या किया कि पार्लियामेंट जब फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस को अमेंड करेगा तो वहां 13 एक्सक्लूड नहीं होगा, वहां 13 वैलिड नहीं होगा, मतलब 13 ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा। समझ में आया, पार्लियामेंट को उस डिसीजन को जो गोलकनाथ केस में जो वर्डिक्ट आया था उसको इनवैलिड, उसको जीरो डिक्लेयर कर, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाएगा, अमेंडमेंट लाया और इस अमेंडमेंट के थ्रू दो आर्टिकल इंसर्ट किया, एक तो 13 के अंदर 4 सब आर्टिकल और 368 में 3। इसके अंदर ये क्या करा, 4 में क्या करा, इसमें 13(4) में कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट रिलेटेड प्रोविजंस में अमेंड करता है तो उसमें 13 के अकॉर्डिंग उसको वायलेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, और 368(3) में क्या किया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 13 के बियॉन्ड जाकर अगर अमेंड करता है तो उसको अमेंड माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा और ये राइट्स होगा। मतलब इन दोनों प्रोविजन ने क्या किया, पार्लियामेंट को वापस वो राइट्स दे दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल। ठीक, अब पार्लियामेंट को वापस वो राइट्स मिल गया जो बिफोर 1967 था, तो मतलब पार्लियामेंट फिर से अमेंड करेगा। तो इसी के बाद आप देखोगे तो और भी वायलेशन किया, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन शुरू किया। इसी के बाद आप देखोगे और भी प्रोविजन है। अब देखो जब ये अमेंडमेंट आया 1971 24th अमेंडमेंट, है ना, इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, अब पार्लियामेंट को पावर मिल गया कि वो तो फंडामेंटल राइट को सीज कर सकता है, उससे उसके अगेंस्ट में वो लॉ बना सकता है जैसे पहले बनाया था 31A और B। तो इस टाइम ये इसलिए बनाया कि पार्लियामेंट अपनी सोवर्निटी को, अपनी सुप्रीमेसी को वापस एंजॉय करने की बात करता है, एंजॉय करना चाहता था, इसलिए उसने ये बनाया। अब क्या होगा, अब फिर से जुडिशरी एक्टिव होगा, फिर से कोई केस करेगा नहीं, मतलब जो पोजीशन बिफोर 1967 था वही पोजीशन आ गया। तभी 67 में केस किया था, गोलकनाथ केस आया था। अब केशवानंद ने फिर से केस कर दिया, केशवानंद ने लॉयर था उसने केस कर दिया कि भाई ये तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन थीम है उसका वायलेशन है, आर्टिकल 13 का वायलेशन है, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4
है ना, और ये 3 ये वायलेशन है। ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 की भाई ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कर सकते हो, ठीक। और 368 का इंटरप्रेट किया था गोलकनाथ केस में कि भाई पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। तो 368 को भी अमेंड कर दिया, सब आर्टिकल 3 ऐड कर दिया कि नहीं उसमें भी कर सकते हैं हम। भाई देखो, जुडिशरी ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो फिर गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना होता है। अगर गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया तो उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है, फिर वो ऑफेंसिव है, वो क्राइम मतलब पनिशेबल है, ठीक है। तो उस डिसीजन को अगर गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, उसको नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, तो क्या करेगा, उसके लिए अमेंडमेंट लाएगा और अमेंडमेंट के थ्रू उस डिसीजन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगा। तो गोलकनाथ केस को नल एंड वाइड करने के लिए उसने ये अमेंडमेंट लाया और इसके अंदर ये प्रोविजंस ऐड कर दिया। अगर ये प्रोविजंस ऐड नहीं करता ना तो फिर वो अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। गोलकनाथ ने कहा कि भाई इसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट को चीज नहीं कर सकते और इसमें कि आप अमेंड कर सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। अब इसमें भी उसने एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया कि इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकता है और इसमें भी उसने नया क्लॉज ऐड कर दिया। तो अब देखो कि अब वापस पार्लियामेंट अमेंड कर सकता था किसी भी प्रोविजन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। अब इस केस के बाद तो केशवानंद भारती ने वापस एक केस किया, फिर से एक नया वर्डिक्ट आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये, नहीं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ईयर 1973। देखो जब कोई केस आता है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है और नहीं है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है जुडिशरी को, और वही लास्ट इंटरप्रेटर है, आप जानते हो, क्योंकि वही मेन इंटरप्रेटर है, मेन इंटरप्रेटर वही है, फाइनल इंटरप्रेट वही करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, ठीक है। मतलब जनरली जो केसेस देखता है उसके लिए एक सेपरेट बेंचेस होता है बहुत सारे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है वो उसका मेन पर्पस ही यही होगा कि वो जो भी इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड उसको वो इंटरप्रेट करेगा। तो ये जो बेंच था, जो केशवानंद भारती केस में जो वर्डिक्ट आया था, ये 9 जजेस का बेंच था, 9 जजेस का बेंच था, और इस टाइम तक का ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, ठीक है। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना कि कोई भी बेंच है ना, सपोज करो किसी बेंच ने डिसीजन दिया, अब उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट वापस कभी रेक्टिफाई कर सकता है और उसको रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि उससे बड़ा बेंच होगा तभी उस पर वो डिस्कस कर सकता है और डिसीजन दे सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे मैंने बताया ये 9 जजेस का बेंच था, 9 है ना, दैट मीन्स इसने जो डिसीजन, ये जो डिसीजन देगा, अब उस डिसीजन को चैलेंज तो वही बेंच एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास इससे भी ज्यादा बड़ा बेंच होगा, मतलब वो 10, 11, 12 जजेस का बेंच होना चाहिए, मोर देन 9 जजेस, तभी फिर उसको उस चैलेंज को वो उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करे, मतलब इसके डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो केशवानंद भारती बहुत ही इंपॉर्टेंट इस केस है। इस केस में बहुत सारी चीजें आई थी, फर्स्ट टाइम आई है ना। इसमें क्या कहा, देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा कि पार्लियामेंट है ना, सोवरेन बॉडी है ये, कैन अमेंड एनी प्रोविजन, एनी है ना प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजन मींस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ना। केशवानंद भारती ने क्या कहा कि भैया किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, मतलब इसने गोलकनाथ केस को नहीं रिवर्स कर दिया फिर से, हाँ भाई है ना, लेकिन इसने एक क्लाउज ऐड कर दिया, ठीक है, कि चेंज तो कर सकता है लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके कुछ पिलर्स है ना, जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना बैठा, तो वो पिलर्स मेन है, ठीक है। तो पिलर्स को अगर आप चेंज करोगे, पिलर्स को आप है ना कट करोगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ना जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का पिलर्स को अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो क्या होगा, बिल्डिंग रहेगा क्या, नहीं। पिलर्स को अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो बिल्डिंग रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्डिंग डेमोलिश हो जाएगा। तो उसी तरह से कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ पिलर्स हैं, ठीक है, जिसको इसने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है ना।
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है ना कुछ प्रोविजंस ऐसा है जिसको एज ए बेसिक स्ट्रक्चर है ना हम कंसीडर कर सकते हैं, और वो बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अमेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें अगर अमेंड किया तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन ही चेंज हो जाएगा, प्रेमस का इंटेंशन ही चेंज हो जाएगा। तो मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोविजंस जो भी है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस में ना डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी, ठीक है, मूल ढांचा। लेकिन इसने मूल ढांचा में कौन से प्रोविजंस को एज ए मूल ढांचा कंसीडर करना है वो बताया ही नहीं, बस इसने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम, लेकिन इसने नहीं बताया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये नहीं बताया, ठीक है। तो मतलब कंडीशन वही रहा पार्लियामेंट के लिए जो 24th अमेंडमेंट के बाद जो कंडीशन बना था, नहीं मतलब पार्लियामेंट 1971 में जो प्रोविजन किया था उसी को अब भी एंजॉय करेगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, उसने ये नहीं बताया कि ये प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बताया। तो मतलब पार्लियामेंट के जो पावर है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया, है ना। तो फिर पार्लियामेंट एंजॉय करना शुरू कर दिया वापस जैसे एंजॉय कर रहा था, है ना। फिर इसने अमेंडमेंट लाया 25th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के थ्रू इसने एक और सब आर्टिकल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी में, है ना, आर्टिकल 31C। मतलब इसमें क्या किया कि डीपीएसपी के बिहाफ में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिहाफ में उसने राइट टू प्रॉपर्टी की जो पावर है उसको लिख लो इसमें, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट, effect in terms effect to certain directive principles, to certain directive principles, to certain directive principle, है ना, saving of laws giving effect to certain directive principle। आप जानते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में किस तरह के राइट्स हैं, किस तरह के प्रोविजंस हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, नहीं। तो इसके बिहाफ में हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से 31 को वायलेट कर दिया कि भाई, है ना, कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को अगर हम अमेंड करते हैं तो उसकी वैलिडिटी रहेगी, वो लॉज बना रहेगा कंटिन्यू, है ना। सेविंग ऑफ लॉज गिवन इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब 39 है ना के कंटेक्स्ट में, आर्टिकल 39 के कंटेक्स्ट में वो वायलेट कर सकता है, कहाँ की वायलेट कर सकता है 39 अभी देखेंगे हम लोग, इसमें स्पेशल प्रोविजंस जो हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, ठीक है। मतलब कुछ क्लास जैसे वुमेन्स हैं, है ना, ओल्ड एज पर्सन है ना, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने की बात करें, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन तभी करेंगे जब प्रॉपर्टी, है ना, तो 31 का भी वायलेशन, ठीक। मतलब ये वाला जो प्रोविजन किया है ये आर्टिकल 14 है ना, एंड आर्टिकल 31 दोनों का वायलेशन 31C, ठीक है। और किस बिहाफ में ये वायलेशन करा भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे 39 के लिए वायलेट, ठीक है। फिर 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, ये तो बहुत खतरनाक अमेंडमेंट था, आप जानते हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाया था इसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस जितने भी पार्ट्स हैं सब में कुछ ना कुछ अमेंड्स किया था। और इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था कि सारे पावर को खुद एंजॉय कर, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर अपने आप रखा। इसके थ्रू प्रेसिडेंट की पावर को भी कट कर लिया था, है ना। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जितने भी प्रोविजंस था सब में उसने अमेंड किया, इमरजेंसी प्रोविजन सब में अमेंडमेंट किया। मतलब इतने सारे अमेंडमेंट हो गया था कि इसको, इस अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस, ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन था ना 39 में कि स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस, ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना।
और 31 का भी वायलेशन था, तभी तो 31C में इंसर्ट किया। मतलब इसका इंटेंशन समझो कि भाई 39 के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 14 को इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया, मतलब 14 के ऊपर 39 को बिठा दिया कि कुछ स्पेशल, कुछ वीकर सेक्शंस के लिए हम स्पेशल प्रोविजन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, करेंगे तो फिर वो क्या होगा, आर्टिकल 14 क्या उसका वायलेशन हो गया ना जी, उसके अगेंस्ट में जाकर आप कर रहे हो। ठीक है, मतलब यहां गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को प्रायोरिटी दिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के लिए ऑब्स्टिकल है, तो वो हमेशा डीपीएसपी जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको फॉलो करता है, उसी में उसका इंटरेस्ट, उसका गोल फुलफिल होता है। ठीक है, तो 76, फिर बाद में इमरजेंसी लग गई इस टाइम, और फिर से अमेंडमेंट हुआ है ना, फिर 44th अमेंडमेंट भी आया, आप जानते हो 1978, और इस अमेंडमेंट के थ्रू तो 31 को ही उड़ा दिया। नहीं, अभी तक तो 31 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था ABC के थ्रू, अब कहा कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, अच्छा बताओ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो तुम्हें क्या डिफरेंस? देखो, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली मिला हुआ, कोई वायलेट करता है तो हम तुरंत जुडिशरी के थ्रू उसको ले सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा तभी मिलेगा। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, कोर्ट के थ्रू आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, वो आपको उसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना होगा तभी मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, राइट टू ट्रेड, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स तभी हम पर इंपोज कर सकता है जब वो इससे रिलेटेड लॉज बनाएगा, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बेवजह आर्बिट्री फॉर्म में वो नहीं ले सकता हमसे टैक्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू ही वो इंप्लीमेंट कर सकता। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कोई स्नैच नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता, वायलेट करता है थ्रू आर्टिकल 32, थ्रू आर्टिकल 26 ले सकता। ठीक, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू नहीं एंजॉय कर सकते। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया, हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को ही स्नैच कर लिया। अब फिर से दिक्कत आ गई, डर गए लोग, भाई ये तो राइट टू प्रॉपर्टी को तब खत्म कर दिया, चलो ये तो अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा था, ये बैरियर था, ऑब्स्टेकल था डेवलपमेंट, लेकिन अब इसी व्याप में वो हमारे दूसरे राइट्स को भी तो सीज कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे राइट्स भी ऑब्स्टेकल है गवर्नमेंट के लिए। तो इसी टाइम एक और केस आया, नेम ऑफ केस मिनर्वा, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 1979। इस केस में क्या आया, इसी केस में फर्स्ट टाइम है ना डिफाइन किया किसको, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें फंडामेंटल राइट को इंक्लूड कर दिया। मतलब अब फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और इसमें फंडामेंटल राइट को इंसर्ट कर दिया। दैट मींस अब फंडामेंटल राइट क्या हो गया, इस वर्डिक्ट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम डिफरेंट वेरियस केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको एज ए बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ है ना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस को आज एज बेसिक स्ट्रक्चर है ना डिफाइन किया है, और वो सारे प्रोविजंस को अब जुडिशरी अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट रिलेटेड है ना प्रोविजंस है, केस है ना। मतलब फंडामेंटल राइट को तो अमेंड कर ही नहीं सकता अब, और साथ में बहुत सारे अदर प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम जुडिशरी ने
है ना, डिफाइन किया है, उसको एज ए बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर किया, उसमें भी अब अमेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 वहाँ एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ में आ गया? (31A, 31B) शेड्यूल नंबर 9, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस में क्या हुआ? 24th अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ? फिर केशवानंद भारती केस, इसमें क्या हुआ? 25th अमेंडमेंट आफ्टर जस्ट केशवानंद भारती केस आया था, ये इसमें क्या किया? मिनर्वा मिल केस,